जो लोग आम बलोच को और उसके ट्राइबल सिस्टम को नहीं समझता, उसको बलूचिस्तान के बारे में तबसरा करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। सरदार ने शायद कत्लगाहें कायम कर रखी हो, सरदारों ने वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है। बलोच औरत सर का दुपट्टा उतार के अगर वो किसी सरदार के पास या किसी दुश्मन के पास पेश हो जाए तो उसके सर पर दुपट्टा रख दिया जाता है और फिर उसके खून नहीं लिया जाता कि वो बेटी का। ये जो बरोई हैं ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए, बलोच तो और हैं। ट्राइबल इलाके में चोरी हो जाती तो सरदार उठाकर जेल में बंद कर देते। क्राइम रेट को ताले लगाए बगैर घरों के वहाँ सोया कर आपका रिश्ता कट गया उन लोगों के साथ जो वाकई बलूचिस्तान के जिनकी सुनी जाती थी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, किसी भी खित्ते के अंदर अगर जंग छिड़ जाए या उस इलाके के अंदर अनार्की जिसे कहते हैं कि बदअमनी फैल जाए तो सबसे बड़ा कत्ल जो होता है वो सच का होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों तरफ मोर्चाबंद लोग जो हैं वो चाहते ये हैं कि उनके हक़ में गुफ्तगू की जाए, उनकी शिकस्त को फ़तह लिखा जाए और उनकी फ़तह को शिकस्त लिखा जाए। ये वो सूरत हाल होती है जिसके अंदर अमूमन हालात जो हैं वो एक ऐसी तरफ चल निकलते हैं कि जहाँ फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जहाँ तो दो मुल्क आपस में लड़ रहे हों वहाँ तो चलो ठीक है। गोएबल्स की इस बात को, जो कि हिटलर ने कहा का सब वजीर था, उसने कहा था कि इतना झूठ बोलो कि आपको सच महसूस होने लगे, इतना ज़्यादा झूठ बोला जाए। लेकिन वो दो जंगों की बात थी, दो मुल्कों की बात थी, आपस में जंगें थी। लेकिन जब किसी मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल पेश हो जाए कि जहाँ आपको उस इलाके को किसी न किसी हद तक कंट्रोल करना हो, ऐसे नहीं कि लोगों को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ ज़मीन आपने हासिल करनी है, जो कि अमूमन कॉलोनियल पावर्स की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल थी, तो फिर तो आपको कम से कम वहाँ के उस इलाके के हालात, वाक़यात, तारीख़, खुद-व-खाल और लोगों के बारे में बिल्कुल सही इल्म होना चाहिए। इसलिए कि वहाँ आप रियासत जो होती है वो वहाँ पर कत्लेआम के लिए नहीं जाती, बल्कि उस इलाके के अंदर अमन-ए-आम काम करने के लिए जाती है। इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की फ़िज़ा पैदा हो गई है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और जहालत की बादशाहत पैदा हो गई है। और यूँ लगता है कि जैसे लोगों को गुमराह करने के लिए एक बहुत बड़ा टोला जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है। यहाँ तक कि इवन हमारा जो मेन प्रेस है उसके अंदर भी जो लोग बलूचिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं वो या तो इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं या फिर उनको बिल्कुल बलूचिस्तान के बारे में इसका इल्म नहीं होगा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा होना था। और उसके बारे में एक बात जो है अब तय है और कंसेंसस के साथ उसके ऊपर लोग कहते हैं कि उस वक़्त का जो प्रेस था या उस वक़्त के जो दानिश्वर थे वो मशरक़ी पाकिस्तान से बिल्कुल बेखबर थे। मैंने बारहा उस किताब का जिक्र किया है, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन की ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। उन्होंने कहा है कि उस वक़्त का दानिश्वर ये पेश करता था लिख के कि भाई ये जो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की जो तहरीक है, जो 6 नुकात हैं मुजीबुर रहमान के, ये उसने एक सियासी स्लोगन लगाया था और उसको तो अब लोग भूल चुके हुए हैं। यही वजह है कि उनके यहाँ अब बहुत सारे लोग आपके खैर ख्वाह भी हैं। जो थे उसके साथ के लोग थे वो भागकर वहाँ पर कलकत्ता जा चुके हुए हैं और लोगों को तो राय दिन में रोटी से फुर्सत नहीं मिलती। सैलाब आ गया हुआ है, उनकी झुग्गियाँ जो हैं तबाह बर्बाद हो गई हैं। हम उनका काम कर रहे हैं, हम उनको चावल यहाँ से पहुँचा रहे हैं, इसलिए हम उसको किसी न किसी हद तक उनको राय रास्त पे ले आएंगे और ये इस मुल्क को कुछ नहीं होता। यही वजह है कि हम जिस खित्ते में रहते थे पंजाब के अंदर, उसके बारे में हमें एक तासुर ये दिया गया था कि बंगाली जो हैं कि ना शुक्र किस्म की कौम है जिनकी हम बहुत मदद करते हैं। सैलाब के अंदर आता है तो हम यहाँ से कंबल भेजते हैं, चावल यहाँ से जाता है और हम हमारी मेज़ों पर अगर कोई बच्चा कमज़ोर पड़ जाता तो हम उसको भूखा बंगाली कहा करते थे। और वो आए जिन्हें टाके बम गिराए, ये हमारे मुहावरे थे। यही वजह है कि हमें बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था, बल्कि यहाँ के पॉलिसी मेकर्स को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। और मैं उन दानश्वरों को जानता हूँ जो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त के मोटे
जैसे कहते हैं तबसरे लिखते थे और मोहब्बत का जमजम बह रहा है और पता नहीं क्या क्या कुछ। आज हमारे दोस्त भी हैं और समझते हैं कि उस वक़्त उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से मगरबी पाकिस्तान के अवाम को किसी किस्म की सच्चाई से आगाह नहीं किया था वहाँ क्या हो रहा है। 2 जलसे बहुत अहम थे, एक मौलाना मौदूदी का पलटन मैदान में जलसा और एक शेख मुजीबुर रहमान का यहाँ बाग के अंदर जलसा। अब वो नासिर बाग हो चुका है, गोल बाग के अंदर। मुजीबुर रहमान के जलसे को हमने खुद पलटते उलटते हुए देखा है और उसने कहा था कि देखो ऐसा ना करो, ये जो नफ़रतें बो रहे हो ऐसा ना हो कि कल को आपको वीज़ा लेके आना पड़े। और पलटन मैदान में जब मौलाना मौदूदी का जलसा उल्टा गया था तो उस वक़्त वो समझते थे कि वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो भी वहाँ के लोगों के साथ मिल चुकी हुई है और वो समझते हैं कि मगरबी पाकिस्तान से अब जो भी यहाँ पर आएगा वो हमारे साथ उसकी कोई वफा का रिश्ता अब कायम नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो लोग वीडियोस बना रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं उनको अलफ बे का इल्म नहीं है और ऐसी ऐसी थ्योरियां पेश की जा रही हैं और जिसका कोई इस वक्त से कहते हैं जिसकी ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बारहा मैंने इस बात का आपके सामने यादा किया है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो लोग आम बलोच को और उसके ट्राइबल सिस्टम को नहीं समझता उसको बलूचिस्तान के बारे में तबसरा करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि जो शख्स बलूचिस्तान के ट्राइबल सिस्टम को नहीं समझता वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की दावत को भी बहुत कम समझ सकता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबायली मुआशरे के अंदर जन्म लिया था जिसकी बेशुमार खसूसियात होती हैं और उस बेशुमार खसूसियात के अंदर उनकी जो सच्चाई, उनके साथ साथ उनके मेहमान नवाजी और उसके साथ साथ वैल्यूज़ इक़्तिदार, यही वजह है कि आप हैरान होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का जवानी का जो वाक़या है वो माहिदा हल्फुल फ़ुज़ूल है, जिसको वो कहते थे कि मैं इसको अपनी पूरी ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन माहिदों में से समझता हूँ। और वो माहिदा हल्फुल फ़ुज़ूल ये था कि एक शख्स ताजर जो था वो मक्के में आ गया और एक मक्के के ट्राइबल सरदार ने उसको वादा करके उसकी दौलत भी हथिया ली और उसकी बेटी भी पकड़ ली। तो मक्के के नौजवान जो थे जिनमें सर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, उन्होंने बाकायदा उसके घर का घेराव किया और कहा कि हमारी रिवायात में शामिल नहीं है कि हम मेहमानों के साथ सलूक करें और हमें एक तो बेटी हवाले करो, उसके पैसे भी उसको दो। उसने यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि मैं तुम ले आया हूँ तो एक रात तो उसके साथ गुजारने दें, लेकिन नहीं आना गया। और फिर उन्होंने एक माहिदा हल्फुल फ़ुज़ूल लिखा कि अगर कोई आइंदा सरदार ऐसा करेगा तो हम सारे के सारे जो है उसके साथ खड़े हो जाएंगे और उसको जो है उसको इबरत का निशान बनाएंगे। और आप उसके बारे में बार बार कहा करते। बलूचिस्तान की ट्राइबल सोसाइटी भी एग्जैक्टली इसी तरह की सोसाइटी है, क्योंकि इस वक्त जो लोग सिंध में रहते हैं, ये जो लोग पंजाब में रहते हैं, उनके नज़दीक पंजाब का गांव और सिंध का गांव जो है तबकाती सूरत हाल के अंदर बटा हुआ है। मरासी भी है और कमी भी है और हारी भी है और मज़ारे भी है और वो पता नहीं क्या, और उसके ऊपर एक चौधरी है या उसके ऊपर एक वडेरा है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर ट्राइबल सोसाइटी के अंदर नवाब अकबर बुगटी के रगों में भी एक बुगटी का खून जा रहा होता है और उसके साथ इवन वो जो मरहट्टे हैं जो उनको उन्होंने आज़ाद किया तो उसके अंदर भी एक बुगटी खून जा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि सयाली में वो सारे के सारे बराबर होते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के जो ट्राइबल सोसाइटी है उसका नवाब जो है, अगरचे के ख़ानदानी तौर पर वो एक उसके अंदर नवाब के ख़ानदान में आ रही होती है, उसके बावजूद भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वो लोग इलेक्ट होते हैं। यही वजह है कि जिस वक्त नवाब अकबर बुगटी ने अपने उस पोते को, रेहान के बेटे बरामदाख को जिस वक्त अपना बनाने की कोशिश की थी, अपना नायब बाकियों को छोड़ के, सलीम चूँकि फौत हो गया हुआ था, उसके बच्चों को, अली वगैरह को छोड़ के, तो कबीले के वडेरे और सरदार नहीं माने थे और उनको अपना ये फैसला पोस्टपोन करना पड़ा था कि वो टकरी कबीले के मलक, मोतबर, सरदार जो थे। बलूचिस्तान के बारे में इस वक्त बेशुमार किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह की दी जा रही है कि जैसे वो एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर सरदार ने शायद कत्लगाहें कायम कर रखी हुई हैं और सरदारों ने वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार कर्म किया हुआ है और वहाँ पर पता नहीं कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं और एक इंडियन इन्फ्लुएंस भी आ गया, राह भी पहुँच गई है, फलां भी पहुँच गया, सारा कुछ। आप सोचें कि अनारकली बाज़ार के अंदर पान वाली गली में हिंदुस्तान की जितनी चीज़ें मिलती हैं बलूचिस्तान के किसी एक बाज़ार में भी उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप क्रैक क्रीम से लेके कोई ऐसी चीज़ भी, ये कहाँ से आती हैं? कभी किसी ने सोचा कि ये कहाँ से आ रही हैं? ये तिजारत, यहाँ के जो वाघा बॉर्डर से तिजारत होती है, जो बाकी बॉर्डर की सूरत, कोई
कोई इसलिए उंगली नहीं उठाता कि हमने तसव्वुर कर लिया है कि पंजाब जो है वो रा का एजेंट नहीं हो सकता, पंजाब भी एक मुहिब वतन कौम है। जबकि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग भी एक मुहिब वतन कौम हैं और आइंदा भी रहेंगे। बलोच बेचारा ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, अपने कबीले के अंदर, अपनी ही उस दुनिया के अंदर मगन है। लेकिन हुआ यह है कि जिस कौम के अंदर 1948 को छोड़ दे, चलो छोटी सी बगावत थी, वो इतनी बड़ा मसला नहीं था सरदार से, उसके बाद 1960 के अंदर जो 1 यूनिट की सूरत हाल थी, जिसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान उठा था सिवाय पंजाब के। आप सोचें कि मशरक़ी पाकिस्तान, इधर के लोग सारे, और क्यों की थी हमने, हम चाहते थे कि एक खिता मगरबी पाकिस्तान इकट्ठा किया जाए, दूसरा और पैरिटी बराबर, यानी बंगाली 60% थे, हम 55% थे, हम 45% थे, वोट बराबर कर लिए जाए। लेकिन उसके खिलाफ मूवमेंट चली, उसके पर इंसर्जेंसी की सूरत है। फिर 1974 से लेके 1977 तक हमने सिर्फ शाह ईरान के कहने के ऊपर, बाद में मानते हैं हम कि हमने उसके कहने के ऊपर हमने अताउल्लाह मेंगल की पहली दफ़ा इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप सोचें कि 1970 तक बलूचिस्तान एक सूबे की हैसियत ही नहीं रखता था। वो जो अंग्रेज़ ने उसको एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल करके एक स्ट्रेटेजिक एरिया बनाया था, वही था। सिंध बलूचिस्तान की एक हाई कोर्ट थी। आप हैरान होंगे कि 77 तक बलूचिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। वो जो बोर्ड के इम्तिहान थे वो लाहौर बोर्ड के होते थे। मेरे एक मजिस्ट्रेट होते थे रहीम शाह अब्दुल्ला दई, वो अपने सामने लिखा करते थे कि पंजाब बोर्ड, यानी BA पंजाब बोर्ड लिखा करते, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी और मैट्रिक पंजाब बोर्ड लिखा करते थे। तो आप लाहौर के साथ वो सारे का सारा उसका वाबस्ता किया हुआ था। उसकी जब पहली गवर्नमेंट इलेक्टेड आती है तो उसको अताउल्लाह मेंगल साहब की गवर्नमेंट को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से ख़त्म किया, आप, और उसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं, दूसरा जुर्म आप देखें कि वो जब हमारे साथ चले तो नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं अख्तर मेंगल की गवर्नमेंट को स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जिस तरह ख़त्म किया, मुझे याद अच्छी तरह। एहसान शाह जो थे उसके पार्टी के मेंबर, उनको तोड़ा गया, उसकी पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा की गई और वो सूरत हाल ये बनी कि वो उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। अकबर बुगटी ने नवाज शरीफ का इस तरह साथ दिया था कि आप सोचें कि 1988 में जब यहाँ नवाज शरीफ था, वहाँ अकबर बुगटी था, ऊपर वज़ीर आज़म बेनज़ीर थी, तो वहाँ झंडा ये लगता था कि, नारा ये लगता था कि पंजाब और बलूचिस्तान दोनों की आज सूबाई खुद मुख्तारी की जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये सारे नवाबदार रसुल्ला वगैरह और नवाज शरीफ वगैरह ये सब वहाँ आए थे, मैं पशीन में था, पशीन रेस्ट हाउस में एक बहुत बड़ी दावत हुई थी और नवाबदार नसरुल्लाह के उसमें मुशायरा बाकायदा हुआ था। बुगटी साहब जैसा आदमी जो है सामने बैठ कर उसने मुशायरा सुना था। ये इस तरह का। लेकिन जिस वक्त अगली दफ़ा हुआ तो उनसी बुगटी साहब को चूँकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी तो नवाज शरीफ साहब ने साथ नहीं दिया, और एक वो जिसे कहते हैं तसव्वुर उनके यहाँ बन गया था कि पंजाब के साथ अगर मोहब्बत करते हैं तो बेवफाई जो है ये इनके उसके अंदर रगों में पड़ी हुई। और ये सियासी सूरत एक ख़ानदान की बदबेवफाई की कखला जो है वो पूरे का पूरा पंजाब भुगतता है। दूसरी दफ़ा अख्तर मेंगल साहब ने जब 1997 के अंदर गवर्नमेंट बनाई है इनके साथ मिलके, और वो इन्होंने साथ, और आप सोचें कि उस गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोई तुक नहीं बनती थी जिस तरह की वो गवर्नमेंट वहाँ से उस वक्त चल रही थी। लेकिन उस वक्त फिर नवाज शरीफ साहब ने मिल के उनको तोड़ा और फिर उसके बाद उनकी जगह अख्तर मेंगल साहब की जगह फिर जुल्फ़िकार अली मक्सी को लाए गए, फिर उसके बाद एक और हमारे ताज जमाली साहब उनको लाए गए। तो ये खेल जो था, और वो इसलिए लाया गया कि वो चाहते थे कि अख्तर मेंगल साहब की को ज़्यादा देर यहाँ नहीं रखना। बहरहाल आज अख्तर मेंगल साहब का जो जुलूस है वो वड से वहाँ तक कोयटा पहुँच चुका है। अख्तर मेंगल साहब जो हैं इस रिवायत के अमीन हैं कि जहाँ से हमेशा वड से बेशुमार जुलूस जो हैं वो आते रहे। मैंने कम से कम 3-4 जुलूस अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं और एक पुरअमन जुलूस। अब यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है, पूरे इस वक्त बेशुमार लोग अपनी अपनी दुर्फंतियाँ छोड़ रहे हैं। मसलन एक ये समझा जाता है, जैसे वो हमेशा से कहा जाता रहा है कि वो जी असल में तो बेसिकली बलोच तो इतने से हैं, बाकी पठान हैं, बाकी। अब मैं ज़रा आपके सामने बलूचिस्तान की टोटल सिचुएशन रखना चाहता हूँ ताकि एक दफ़ा समझ जाएं कि बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल के अंदर लोग कौन से हैं, कैसे हैं और इस वक्त वहाँ हो क्या रहा है। और हमें पूरे कम से कम मेरे पंजाबियों को जो कि इस वक्त बिल्कुल उनको अनअवेयर हैं और जिनको अंदाज़ा नहीं है कि बलोच सोसाइटी के अंदर हम किस तरीके के अंदर अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं, इसलिए कि वो
वो जो एस्टैब्लिशमेंट की, ये पता नहीं किसकी दी हुई, जो छोटे छोटे यूट्यूबर, और फिर एक साबका वजीर हैं उसके इमरान खान के ज़माने के वजीर हैं, वजीर जेल खाना जात, उनको तो खैर जहालत का उनका इतना बड़ा उनका पहाड़ है, जबरुल जहालत है जिसे कहते हैं, इतना बड़ा पहाड़ है कि उनके मुंह से कभी कोई सच्ची बात यह है कि कोई ऐसी बात जो कि इल्म की बुनियाद के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर निकलती हो किसी तौर पर, जैसे मालूमात की बुनियाद नहीं, अपने दिमाग के अंदर जो ख्वाब है वो सोचते हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक तस्वर यह दिया जा रहा है कि बलोच जो हैं ये तो बहुत थोड़े से हैं, असल में वहाँ पर बिरावी हैं। और एक तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बिरावी जो हैं उनको बारे कहा जाता है कि ये तो वहाँ पर बाद में आके सेटल हुए थे, असल में बिरावी वहाँ पर हैं। और बिरावी कम से कम उस इलाके के अंदर, जिसे आप सोच सकते हैं कि 15% उनकी ज़ुबान है। ये द्रविडियंस हैं, ये मोंजुदाड़ू से पहले यहाँ आबाद थे, यानी बाकी जितनी भी कौमें यहाँ पर आई हैं, खास सिंधी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, ये एरियंस हैं और ये बाद में आने वाले लोग हैं। ये मोंजुदाड़ू के लोग जो कि जिनको कत्ल किया गया था और जिनके ऊपर आके आबाद हुए थे लोग आके थे, ये वो लोग हैं। ये मेरे सामने मैप है, इस मैप को एक दफ़ा पूरा अगर गौर से देखेंगे तो ये जो इलाका है, जो पर्पल इलाका है, ये बरोई इलाका है। इस बरोई इलाके के अंदर नोशकी का, तो नोशकी डिस्ट्रिक्ट वो आता है, उसके बाद कलात आता है, फिर मस्तूंग आता है, फिर उसके साथ साथ खुददार आता है, और ये पूरा। अब इसके अंदर दो अहम रोड्स आते हैं। नंबर एक, इसके अंदर जो है आरसीडी हाईवे जो आती है, जो ईरान को जाती है, और न उसके नीचे जो है ये खुददार, कलात, मसूंग, जो कराची और कोयटा को मिलाती है रोड। इसी को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम देखें तो ये तमाम ज़ुबानें जो हैं, ये पूरे ख़ित्ते को हम देख सकते हैं कि ईरान के अंदर इस तरफ ये बलोच इलाका, बलोची की उस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं ये बोली जा रही हैं। ये ऊपर अफ़गानिस्तान का जो इलाका है उसके अंदर, ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये हैं। ये नीचे का इलाका जो है, ये जिसमें आपको येलो नज़र आ रहा है, ये आपको यहाँ की जो जनूबी इलाके की वो है बलोची नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपको ये पश्तो, और फिर उसके साथ ये ग्रे कलर का सूरज है, पश्तो इलाका है, वो बोला जा रहा है। ये पूरे के पूरे लैंग्वेजेस और ट्राइब्स जो हैं ये इस तरह आपस में इंटरमिंगल हैं कि ये जो बलोच इलाके में जो रेकी हैं, और जो मोहम्मद असनी अफ़गानिस्तान में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं, एक बलोच इलाका के अंदर। मैं बलोच इलाके की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अपना पश्तून इलाके में तो है ही हैं। इसके साथ साथ रेकी और उसके बाद नोतेज़ई और गोरगेज, ये ईरान में भी हैं और यहाँ पर भी हैं। सरदार उधर है, ये इधर है। यहाँ तक के जो इलाके बलूचिस्तान में इसके हैं, चागी के इलाके हैं, उनमें से अक्सर ये होता है कि चूँकि बलोच वहाँ रेगिस्तान है तो पानी ऊपर से आता है, तो बड़े बड़े तालाब वो बारिश के पानी के बनाते हैं, उसी से वो पानी पीते हैं। कहीं तालाब वहाँ होता है, नीचे ज़ेर ज़मीन इलाके में होता है, तो कहीं तालाब इस तरह होता है जहाँ के लोग पानी पीने आने जाते हैं। फेंस वहाँ लिटरली लगाई से जा सकती कि कई 100 फुट ऊंची जो हैं वो सैंड ड्यून्स, ये जो होते हैं ना रेत के टीले, वो यूं मूव करते हैं। आज आप जाएंगे तो मशरक़ की तरफ है, कल वो टीला मगरब की तरफ होगा और आपकी फेंस लगी उसके अंदर आ जाएगी। ये जो इलाका है, ये जो ग्रीन इलाका है, ये पश्तून इलाका है, जिसमें कोयटा आता है, जिसमें पशीन आता है, जिसमें योब आता है, जिसमें लोरलाई आता है। ये इलाका फिर आगे जाके यहाँ पंजाब को आके मिल जाता है डेरा गाजी खान के साथ। इसके साथ ये जो नीला इलाका है, ये डेरा बुगटी और सिब्बी और जाफराबाद, और ये उसके बाद ये बलूचिस्तान का इलाका जो है, ये बलोच हैं। इनमें से 2 ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, जो सिब्बी के अंदर रहने वाले हैं, जो जक्काबाद के पास जो इलाका है, जाफराबाद और नसीराबाद, ये सिंधी भी बोलते हैं और उसके साथ साथ किसी न किसी तक बलोची बोलते हैं। ज़्यादातर सिंधी होती है और इनकी बलोची भी सिंधी से इन्फ्लुएंस्ड है। और ये यहाँ पर डेरा बुगटी और जो मरी इलाका है, जो कि उसमें प्योरली बलोच हैं, और यहाँ इस इलाके के अंदर रिंद भी रहते हैं, और ये बलोच इलाका है, नस्लन बलोच। और ये बलोच इलाका है जो कि चाकर आज़म का इलाका है। चाकर खान रिंद जो था, इसका मकबरा जो है वो आपको उकाड़ा के अंदर मिलेगा। ये जो इलाका है, ये वाला, ये वो इलाका है जिसमें जो बलोची है, जिसके ऊपर फ़ारसी इन्फ्लुएंस है, यानी इनकी ज़ुबान के ऊपर ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर बात है मोस्टली जो बलोची फ़ारसी की है उनके ऊपर, इसीलिए वो खुरमा जो यहाँ चूँकि खे नहीं बोली जाती तो खुरमा कह देते हैं, इसलिए ख्वाजा को वाजा कह देते हैं, खुददार को हुस्दार कह देते हैं। तो ये इलाका जो है, इनके अंदर फ़ारसी इन्फ्लुएंस भी है, फ़ारसियों के साथ मुख्तलिफ है। ये पूरे का पूरा ख़ित्ता जो है, इसको यहाँ से ये ड्यूरन लाइन आप में तकसीम करती। ये बलूचिस्तान का वो जो मैप है, ये जो इसका
उनके ज़िलों का मैप है। ये आपको शुमाल में जो है ये इलाका जो है ये नज़र आएगा, ये पश्तून इलाका है। ये जो येलो है जिसमें सिब्बी है, कोलू है, डेरा बुगटी है और किसी ना किसी हद तक हरनाई ज़रा मिक्स हो जाता है उसके अंदर, उसमें पठान और बलोच इकट्ठे रहते हैं। ये इलाका जो है ये पूरे का पूरा ये जो है ये अपना बरोई इलाका है और ये खारान, वाशो, कुरान, एक मसनी कनकेज ये वगैरह जो है ये। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ बैठ के तबसरे करने शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये जो बरोई हैं ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए, असल बलोच तो और हैं। पहली बात तो ये है, मैं ज़रा आपको बरोई लीडरशिप के नाम बता देता हूँ। खान अफ कल्लात जो कि इस सारे बलोच का उसकी ज़ुबान बरोही है और वो बरोही अगरचे को फ़ारसी बोलता था, लेकिन खान अफ कल्लात अहमद ज़ई कबीले से हैं, अगरचे पुरचून रीजन के हैं, वो जो है वो बरोही हैं। नवाब रईसानी बरोई हैं, बरोई बोलते हैं। नवाब शावानी बरोई हैं, बरोई बोलते हैं। सरदार अताउल्लाह मैंगल बरोई हैं, बरोई बोलते हैं। इसके साथ साथ आगे भी बेशुमार कुर्द भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सरपरा हैं, उसके साथ मिंगल, कितना बड़ा नाम है जो नोशकी के रहे हुए 2-3 तरह के मैंगल हैं, ये सारे के सारे बरोई बोलते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट 3 एरियाज़ हैं जिनमें नोशकी आता है जो कभी चागी का हेडक्वार्टर होता था, जिसमें खुददार आता है, जिसमें खुद कल्लात आता है, जिसमें मस्तूंग आता है और बहुत हद तक जो कि कोयटा शहर है, कोयटा शहर के अंदर भी चूँकि वहाँ पर शवानी का कांसी और शवानी 2 इलाकों, कांसी पश्तून है, शवानी ये सारे के सारे जो है बेसिकली बरोई है। अब बरोइयों की मुद्दतों से उनके यहाँ एक इन्फ्लुएंस रहा है। मीर नसीर, गुल खान नसीर, आप खुद सोचें कि वो अगरचे के बलूची शायर थे, तो बेसिकली बरोई बोलते थे। अताउल्लाह मैंगल की जो लीडरशिप है वे भी इस तरह, तो आपस में इंटरमिंगल हैं। कोयटा वो वाहिद शहर है जो कि मल्टीलिंगुअल शहर है। एक कोयटा में एक बच्चा 5 ज़ुबानें बोलता है, दुनिया में कई जगह मैंने देखा। वो उर्दू बोलता है, वो सराइकी बोलता है, वो फ़ारसी बोलता है क्योंकि हज़ारे वहाँ पर मौजूद हैं, वो पश्तो तो ऐसे बोलता है कि जिससे वो मादरी ज़ुबान उसकी हो, और अगर वो बरोई इलाके के अंदर है तो वो बरोई बोलता है। इसके साथ साथ भी उसको सिंधी भी आती है, बेशुमार से लोग हैं। तो कोयटा जो है मल्टीलिंगुअल और एक पूरा एक तो कोयटा को ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान। और आप सोचें कि एक ऐसा शहर जिसके अंदर बलोची एकेडमी मौजूद है, जिसके अंदर पश्तो एकेडमी मौजूद है, जिसके अंदर बरोई एकेडमी मौजूद है, ये 3 बुनियादी एकेडमीज जो हैं बड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, और जिसके अंदर बाकायदा उर्दू का कलम कबीला नाम की जो तंजीम है जो कि साकबर अहमदीन है, वो बहुत अहम है। और उसके अंदर से इस तरह के उर्दू बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं, और जो कि वहाँ जिसमें ताशाद जैसे हमारे दोस्त और बहुत सारे लोग। तो ये इतना शानदार इलाका, इतना खूबसूरत इलाका, यहाँ पर बैठ कर तबसरा करने शुरू हो जाते हैं कि क्या कि जनाब वो तो ये तो असल बलोच तो वो हैं, तो फलाना तो वो हैं। अब आते हैं हम इसके पूरे बलूचिस्तान के उस सिनेरियो के अंदर जो ट्राइबल सोसाइटी जो है वो है क्या, और वहाँ पर लोग कैसे बिहेव करते हैं। पहली बात तो ये है कि ट्राइबल सोसाइटी जो है उसके अंदर अपना एक सेट ऑफ लॉ है। पूरी दुनिया के अंदर ट्राइबल सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अमेरिका के अंदर 365 रिजर्वेशंस हैं जो कि रेड इंडियंस के जो लोग तुलसा में रहे हैं उन्होंने देखा होगा वहाँ एक चरखी की रिजर्वेशन है जिसमें आज भी लॉ ऑफ द लैंड जो है वो नहीं चलता, बस चलान नहीं होता उसका गाड़ी का चलान, जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मसला ही चलान का होता है, और वो जो गाड़ियों के ऊपर उनको टिकट लगती है सब कुछ। वहाँ उनकी अपने ट्रेडिशन, उनकी रिवाज। ये जो आमिश कबीला है जो कि पेंसिल्वेनिया के साथ रहता है, उन्होंने ना टीवी रखा हुआ है, ना उन्होंने रेडियो रखा हुआ है, ना कुछ और, ना उन्होंने बिजली रखी हुई। कहते हैं अपने आराम से मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे, तो वहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया। 365 रिजर्वेशन इस तरह है जो कि फेडरल गवर्नमेंट, ये भी इस सूरत हाल ये थी, अंग्रेज़ ने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ट्राइबल सोसाइटी में एक कानून होता है, और वो कानून जो होता है वो लोगों की जूरिस्प्रूडेंस कानून की है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ सोसाइटी। कानून जो है ये लोगों के रस्म और रिवाज से पैदा होता है। अब उनके यहाँ सोसाइटी में ये है कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक सेट ऑफ लॉज हैं। ट्राइबल सोसाइटी में जो जिरगा होता है उसके अंदर 2 बंदे जो हैं एक तरफ से होते हैं, 2 दूसरी पार्टी के होते हैं, एक जिरगे का हेड होता है जो कि न्यूट्रल होता है। उस जिरगे के अंदर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होता, इंसाफ का कत्ल नहीं होता, क्योंकि पूरे का पूरा कबीला वहाँ बैठा होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ झूठा गवाह नहीं होता। एक आदमी ने कत्ल किया होता है, वो कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कोर्ट होते हैं, तुमने कत्ल किया, तुम हमारे सामने पेश होते हो, हम तुम्हें।
इसीलिए वो प्रॉम्प्ट होता है, 1-2 दिन के अंदर जिरगा बैठ के फैसला कर देता है। हमने क्या किया, 1961 के अंदर बहुत बड़े हमारे वकला की मूवमेंट चली, फंडामेंटल ह्यूमन राइट, और ये अच्छा लगता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, मुशर्रफ को बड़ा अच्छा लगता था। ये तो पुराने ओल्ड कबीलों के अंदर बटे हुए लोग हैं। हमने कहा नहीं, हम उसको CRPC, और हमने कौन सा कानून नाफिज किया, जो पंजाब में, जो सिंध में, बाकी जगहों पे फेल हो चुका हुआ था। वो निज़ाम जिसके अंदर आप एक पुलिस वाला जो है वो राह चलते चर्स डाल के और उसके बाद उससे जब पैसे मांगता है, नहीं है तो गरीब आदमियों को बंद करता है। मैं जब वहाँ की जेलों में था तो आप अंदाज़ा करें कि पुलिस एरिया जो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का होता था, उसके अंदर 109 के अंदर आवारागर्दी में चालान किए हुए इतने लोग होते थे कि जिन बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं था। पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्सपेंसेस थे पुलिस की, उस सिस्टम के आने से पहले मैं बात कर रहा हूँ 2004 तक, वो पूरे के पूरे 98% बलूचिस्तान के ऊपर सिर्फ 10% थे, जबकि 90% जो लेवीज करते थे वो बाकी जो थे वो पुलिस एरिया के उसके सिर्फ 10% थे, और एक IG साहब बैठे हुए होते थे, आज भी हैं, और टोटल उनका कंट्रोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% 7% बलूचिस्तान के ऊपर होता है। ये लेवीज़ का कॉन्सेप्ट क्या था? लेवीज़ का कॉन्सेप्ट ये था कि अंग्रेज़ ने ट्राइबल सोसाइटी के हेड को ये कहा था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तुम्हारे ज़िम्मे है, हम तुम्हें लेवीज़ के कुछ सिपाहियों की तनख्वाह देते हैं, उन भर्ती कर लो, और वो उसके अंदर वो अपना वो तो हम चोरी होगी तो हम तुमसे पूछेंगे। यही वजह है कि जब कभी किसी रेबल इलाके में चोरी हो जाती थी तो सरदार उठाकर गाड़ी में बंद कर जेल में बंद कर देते, सरदार वहीं से कहता था कि वो लेके। ये मेरे अपनी ज़ाती तौर पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मैं सिब्बी में था, मेरे साथ काजी वाहिद अल्लाह बख्शे, वो बेचारे शहीद कर दिए गए, वो SP थे, हम दोनों एक मोटरसाइकिल को फिर चेस करते हुए, एक हमारे साथ खोजी था, हम एक सरदार के घर में पहुंच गए। हमने कहा मोटरसाइकिल तुम्हारे पास आ गया, अब तुम चोर भी दोगे, मोटरसाइकिल भी दोगे। आप सोचें कि 4:15 बजे हम पहुंचे थे, 8 बजे वो दोनों चीज़ें हमारे सामने थी, और फिर हमने उसका ट्राइबल सोसाइटी से उसका जो किया, हमने रिप्लेस वो किया लॉ कि जिसमें साइकिल की बत्ती जो है उस पर चलान होता है और पेशियाँ भुगतते भुगतते एक आदमी की नौकरी चले जाती। हमने रिप्लेस क्या किया, 26 आइनवी तरमीम वाला कानून रिप्लेस किया। हमने रिप्लेस क्या किया, पैसे लेके वकील जो हैं वो झूठे गवाह पेश करते थे। यही वजह है कि 92 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये जुडिशरी और उसके एग्जेक्टिव की सेपरेशन का कानून दिया, उसके बाद लोगों ने पुलिस के पास केस रजिस्टर करना बंद कर दिए, उसी अपने ट्राइबल सोसाइटी। एक तो हमने ट्राइबल सोसाइटी को ये नहीं समझा, दूसरा ट्राइबल सोसाइटी में मरासी, ये जो अपना क्या कहते हैं, ये जो इंडियन ट्रेडिशन की वो गलीज, वो जो है ना हिंदू मैथोलॉजी की जो शूद्र और दलित और ये जो क्षत्रिय, इसका तस्वुर ही नहीं है। आप सोचें कि हमारे एक दोस्त हैं मसन ताड़ साहब प्रोग्राम करते थे, तो उन्होंने एक कंग बजाने वाले को इंटरव्यू कर रहे थे। उसने कहा आप कौन है? उसने कहा मैं बुकटी हूँ। उसने कहा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी करता हूँ। और ताड़ साहब जाट खालस ताड़, उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये मरासी जो है ये किधर से आ गया, ये कैसे जिम्मेदार कैसे हो गया। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी जो है वो बलोच सोसाइटी को नहीं समझ पाती, यही वजह है कि हम हमेशा उनकी असेसमेंट में गलतियां करते हैं। यही वजह है कि बलोच सोसाइटी के अंदर खातून की इज्जत और तकरीम जो है वो बाकी तमाम सोसाइटी से ज़्यादा है। आप सोच नहीं सकते कि जो बलोच औरत सर का दुपट्टा उतार के अगर वो किसी सरदार के पास या किसी दुश्मन के पास पेश हो जाए तो उसके सर पे दुपट्टा रख दिया जाता है और फिर उसके खून नहीं लिया जाता, क्योंकि बेटी घर में आ गई। और ये आखिरी मौका हुआ था जब सलाल बुगटी के मुकाबले में जो कलपर्स ख़वातीन जो थीं, जिनके लोग मर रहे थे क्योंकि सलाल बुगटी को उन्होंने मारा था, तो वो ख़वातीन दुपट्टा लेके आए, तो नवाब अकबर बुगटी ने उनके ऊपर सरों के ऊपर वो चादर रख के उनका था बचाएँ। लेकिन उसके बाद फिर जो रियासत ने उनके साथ किया वो भी अपनी जगह। अब आते हैं इस रिसेंट मॉडर्न क्राइसिस के अंदर। इस मॉडर्न क्राइसिस को हमने ख़राब किया, इसलिए हमने ख़राब किया है कि हमने चीन के CPEC का हमने उसके साथ ढिंढोरा पीटा कि हम उसको बलूचिस्तान की, ये हमारा फ्रंटियर है, ये हमें जनाब पता नहीं क्या। अब फिर हमने उससे बेदिली में चले गए और फिर हमने जो आस लगाई थी उससे हम पीछे हट गए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने चीन के साथ जो कुछ हमने सोचा था उसके बारे में हमें अमरीकियों ने जब हमारे कान खींचने शुरू किए तो हम पीछे हट गए। 1992 में जब संगार हाउसिंग स्कीम बनी है तो उसके अंदर ये सोच रहा था कि बलूच गवादर जो है आइंदा का एक दुबई होगा। उस वक्त दुबई कुछ नहीं था, दुबई तो
2006 के बाद कहीं बिल्टअप होना शुरू है। उसमें सिंगार हाउसिंग में 18 प्लॉट जो थे बेनज़ीर के थे, नवाज शरीफ के भी इतने प्लॉट थे, अशवानी ने अपना 5-6 एकड़ का प्लॉट लिया हुआ था, जिस पे वो बन गए नेवल हेडक्वार्टर, वहाँ बिल्टअप होना शुरू हो गया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से फिर हमने कहा कि नहीं, चाइना को नहीं देते, सिंगापुर को दे दिया, फिर हमने चीन के वापस आ गए। पूरे का पूरा एम्फोसिस ये था कि 50,000 के करीब बलोच जो गवादर में रहते थे, 50,000 से भी कम की आबादी। मैं पहली दफ़ा 1982 में गवादर में गया हूँ, तो उस गवादर के अंदर एक कितना छोटा सा ढका हुआ बाजार होता था और एक 6 घंटे के लिए बिजली आती थी। और जिस जगह में मैं रहा था, एजुकेशन रेस्ट हाउस था, उसके सामने वो जो बिजली का जो जनरेटर चलता था, उसकी इतनी आवाज़ होती थी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छी तरह आदत पड़ गई। और मैं उस वक्त जो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर डायबिटीज कंट्रोल के साथ था, मेरे साथ एक दोस्त, हमारा जो कलीग था जर्मन, हंस पेलमैन था। उस गवादर को सोने का बनाया जा सकता था और उनकी प्लान भी यही था कि इसका एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया जाएगा ताकि इनको पानी दिया जाए। फिर उसके बाद उनका प्लान ये था कि यहाँ पर जो है मुफ्त बिजली दी जाए और पूरे का पूरा इलाका जो है शानदार किस्म के इसमें तकसीम कर दिया जाए, जहाँ पे हम माहीगीरों को भी फैसिलिटीज दे पाए। हमने उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने वहाँ पर प्लांट लगाया बिजली का, आज तक हम उसके टैरिफ तय नहीं कर सके ताकि बिजली मिले। पूरे पाकिस्तान से प्रॉपर्टी माफिया जो था वो कूदा है वहाँ पर जाके, और उधर जाके उन्होंने यहाँ पर लाहौर के हर दरवाजे के आए गवादर में हमको प्लॉट लेके देते हैं और ये वहाँ पता नहीं क्या होने वाला है सब। आप सोचें कि तेल जब निकला था कतर में, कुवैत में, बहरीन में, तो सबसे पहले सेफगार्ड उनको ये किया था कि आप कम से कम और कुछ नहीं, कम से कम नेशनैलिटीज न दें ताकि आप अपनी इस दौलत को ठीक से। आज देखें, आज दुबई में तेल नहीं है, लेकिन दुबई में दुनिया जहान की नेशनैलिटी वहाँ पर अपने आप को महसूस करते। हमने ये क्या किया, हमने कहा नहीं जाओ कब्जा, ये तो मुल्क के कमाल है, तो हम वहाँ चले। आप मुझे ये बताइए कि आप एक जगह पे इतने जहाँ से 50,000 लोग हों और वहाँ को 5-7 लाख लोग जो है वो अपने प्लॉट खरीदना शुरू हो गए दूर दूर तक, तो वो तो कहेंगे ना कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ख़ास तौर पे वो पॉलिटिकल आदमी जो कि वहाँ के, जो उस वक्त मुझे याद है जिस तरह हुसैन अशरफ MP होते थे, वो कि वही कहते थे कि जी तो हमें कल को यहाँ से एक पंजाबी जो है वो जीता होगा। ये अलग बात है कि जीतना चाहिए नहीं, ये आइडियलिज्म और चीज़ होती है और चीज़ों को आगे लेके चलने की बात है। फिर वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लगाना, तो वो नहीं लगा। यानी आप सोचें कि मस्कत अमान में जब लिया गया था तो एक उसके सामने एक समुंदर के पानी सब वहाँ से आता था और वो छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर जिसके ऊपर शीशा लगा था, उससे वो एपरेट होके तो उससे पानी बनता था वो। और या वो 3 कुएँ होते थे जो ऊपर फिल्ट्रेशन, जब बारिश का पानी एक कुएँ में आता था, वहाँ से फिल्टर होकर दूसरे में, तीसरे में, बड़े बड़े उन्हें कुएँ से बनाए हुए थे, उससे वो लेते थे। और वो एक वादर की सूरत हाल। फिर हुआ क्या, फिर वो चाहते थे कि इसको रोड को बराह रास्त सीधा हम लेके जाएं, वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से हम निकलें और फिर ऊपर से होते हुए डेरा इस्माइल ख़ान के ऊपर से होते हुए हम उसको वहाँ पर आके ना बलूचिस्तान की, अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ उसको ले आए, योब से ले आए, योब के बाद हम उसको चागी में ले आए, चागी से हम नीचे खरान से उतारते गए। लेकिन हमारे यहाँ हमने इलेक्शन जीतना था और हमने मोटरवे बनाने वाले नवाज शरीफ साहब की एक ख़ास जो है कहते हैं नैक था, उनका नहीं एबटाबाद से निकालो। जाहिर बात है वहाँ जनाब मरीम नवाज के मियाँ ने इलेक्शन लड़ना था, वहाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा, अब तो खैर बुरी तरह वहाँ से हार गए और वहाँ से हमने एबटाबाद से उसको नीचे उतारा, करम भाई से करते करते हमने बजाय उधर जाने के हम इस तरफ आए। फिर उसके साथ साथ हमने उसे ऑरेंज ट्रेन जो है वो उसका पैसा भी वहाँ से लिया। यही वजह है कि जिस वक्त वहाँ पर बलूचिस्तान में रॉ के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए बदमनी पैदा करने की कोशिश की गई, तो बहुत बड़ा धमाका जो था उस वक्त हुआ था, जबकि वो जो उस वक्त वहाँ के जो वकील जो थे 100 से भी ज़्यादा जो थे वो बेचारे शहीद हो गए थे। पहले वहाँ पर हुआ कोर्ट में, कोर्ट के बाद अस्पताल पहुँचे, 2 साल धमाका हुआ। उनमें से कम 50% मेरे ज़ाती दोस्तों में से थे। मैं उनकी जब फातिहा पढ़ने के लिए गया तो वो उन्होंने वहाँ बातें शुरू की, ये देखें ये CPEC की वजह से हमारे पर ये जुल्म हो रहा है। तो वो लोग बड़े तल्ख लहजे में बोले कि अगर ये ऑरेंज ट्रेन, ये मेट्रो, ये मोटरवे जो मुल्तान वाला दूसरा तीसरा, ये कभी अगर कोयटा में, खुददार में, खरान में बनने होते तो हम 100 शहीदों के बजाय 200 शहीद आपको दे देते। लेकिन ऑरेंज ट्रेन तो बने लाहौर में और शहीदों की कुर्बानियाँ जो हैं वो बलूचिस्तान दे।
यही वजह है कि बलूचिस्तान के इस पूरे खित्ता को, जो कि मादनियात से माला माल था, उसको एक स्ट्रेटेजिक एरिया के तौर पर डील किया जाता रहा। अफ़गान क्राइसिस आया 1989 यानी 1980 में आया, बेसिकली दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान क्राइसिस आया। वहाँ से जो पश्तून यहाँ पर आए, वहाँ से जो असला आया, वहाँ से जो उसने जहाँ पंजाब को भी मुतासर किया, लेकिन KPK को और बलूचिस्तान को मुतासर किया बहुत ज़्यादा। पूरे के पूरे बॉर्डर के साथ उनके कैंप लगे होते थे, और फिर उन्होंने यहाँ पे शादियाँ करने शुरू की, उन्होंने की जायदादें बनाने। फिर उसके बाद वॉर एंड टेरर में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासर हुआ। आप सोचें कि तीनों जो अड्डे थे वो बलूचिस्तान से दिए गए। जैकबाद बलूचिस्तान के कोने का अड्डा था, शमसी का अड्डा था, बाकी फिर वो भी यहाँ पर आके रहते। ये है ऐसा क्राइसिस कि जिसके अंदर अब बलूचिस्तान इस सतह पर आ चुका हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर कायम करना बहुत मुश्किल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने एक इंतज़ामी गुर सीखा है, जो अब पाकिस्तान में अपने इस्तेमाल किया, अब आंखें खुल गई और लोगों को पता चल गया कि आप करते क्या हैं। हमने बलूचिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे 1971 के अंदर। एक पार्टी जीती थी और वो पार्टी का नाम था नेशनल अवामी पार्टी, और उसके साथ उनके साथ है जमीयत उलमाए इस्लाम। तो हमने उसको कहा कि ये अब पार्टी जो कि भुट्टो साहब को अच्छी नहीं लगती, उसमें नैप है, तो हमने पहले तो गद्दारी का मुकदमा बनाया। और आप सोचें, आज हम इमरान खान को रोते हैं, कहते हैं कि इमरान खान का जेल में ट्रायल हो रहा है। हैदराबाद साजिश केस जो था उसमें खैरबख्श मरी थे, गुलखान नसीर थे, दावला मैंगल थे, ये हैदराबाद के वली खान थे, और लोग थे, ये सारे वहाँ पर जेल में उनके यहाँ अदालत लगती थी और जेल। लेकिन आज से बेहतर था, लोग जाते थे प्रेस वाले और वहाँ से खबरें भी लेके आते थे। और आप सोचें कि हबीब जालब भी उसके अंदर था, जिसको गद्दारी का मुकदमा किया था, और कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको गद्दारी का मुकदमा उन पर कायम किया, किसी और ने नहीं किया। तो उसकी उस सिनेरियो के अंदर आप देखें कि हमने बंदे तोड़ना शुरू किए। तो उस वक्त बंदे तोड़ने के लिए उस सियासतदान इस्तेमाल होते थे, और वही करते थे। उस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो थी उसको, अब ये गुर नहीं आए थे अभी। तो जिस वक्त 1979 में अफगानिस्तान में आया है अपना रूस आया है, तो ISI इतनी रूडिमेंट्री लेवल की थी। हमें याद है अच्छी तरह कि वो F313 मेरे ख्याल यूनिट थी, जो उसको डील करती थी। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे वहाँ लोगों को भेजेंगे, ना पश्तो जानते थे, ना कुछ और करते थे। यहाँ के लोग होते थे, वो उनके सुविधा जो थे वगैरह, वो उनसे इंफॉर्मेशन लिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गन रनर्स को और उसके साथ अपना नारकोटिक डीलर्स को और स्मगलर्स को साथ मिलाना शुरू किया, वो इन्फॉर्मेशन देते थे। तो उस वक्त तो भुट्टी साहब जो थे गवर्नर लगाए गए थे, उन्होंने 2 बंदे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना साले मोहम्मद और मौलाना हसन शाह को तोड़ा था। और अक्सर कहा करते थे, कौन कहता है कि मौलवी नहीं तोड़े दिए थे। और फिर जाम गुलाम कादर की गवर्नमेंट को लेके आए थे, और वो गवर्नमेंट जो थी उनको मुकदमा चला। और पाकिस्तान की अदलिया का स्याह तरीन बाप भुट्टो को तो हमने वापस करा दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल पार्टी को गद्दारी की बुनियाद पर कलअदम करार दिया था, और जज बड़ी इज्जत से उन्होंने आज भी उसको ऑन करते हैं और सीने पर तमगा लगाए हुए आते हैं। इसके बाद आगे ये हुआ कि फिर उसके बाद ज़ियाउल हक का ज़ियाउल हक का 6 जुलाई 1977 से लेके जुलाई 2006 तक, अप्रैल था, मुझे सही याद नहीं, नवाब अकबर भुट्टी की उस साने के वक़्त तक बलूचिस्तान से ज़्यादा पुरअमन इलाका कोई नहीं था। बलूचिस्तान के अंदर क्राइम रेट कोई नहीं था। बलूचिस्तान में इस सारे अरसे के अंदर एक डकैती का केस हुआ था, वो भी ये था कि कुछ लोग ईरान जा रहे थे, उनकी बस को उन्होंने लूटा था रास्ते में, और वो हमने पकड़ लिए थे। मैं खुद जाके उनको मंगचर के इलाके से जाके पकड़ के लाया था, वरना डकैती। ये अन्ना उड़क का इलाका, ये ज़ियारत का इलाका, जहाँ लोग ताले लगाए बगैर घरों के वहाँ सोया करते थे। कोयटा शहर के अंदर किसी किस्म की कोई डकैती, कोई अगवा, इस किस्म की चीज़ नहीं थी। कॉम्प्रेस मूवमेंट चली आ रही थी। जिस बात का जिक्र आप सोचें कि हिंदू वहाँ की मईशत के ऊपर छाए हुए थे, यानी कोयटा शहर का सबसे बड़ा जो था वो ताजर गिरधारी लाल भाटिया था, जो मजलिस शूरा का भी रुकन था। फिर जब ज़ियाउल हक जब सब रुखसत हो गए और उसके बाद बाकी चीज़ें, तो फिर कॉम्प्रेस सूरत हाल शुरू हुई, और लोगों ने फिर, क्योंकि ज़ियाउल हक ने एक ये किया था उसने कि उसने इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी। उसने जो 83 के जो इलेक्शन थे उसमें अगर थे, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो वापस आ गए थे, वो खुद ही उन्होंने फैसला किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते। दावला मैंगल साहब इंग्लैंड चले गए थे, खैर साहब जो थे वो वहाँ थे, थे
अपना अफ़गानिस्तान में थे, और नवाब बुगटी और ये लोग जो थे ये इस वक्त पार्टिसिपेंट थे, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ा था। बाकी लोग जो थे वो लड़ते थे, और जाम गुलाम कादर की गवर्नमेंट बड़ी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, लेकिन ज़िया-उल हक के जाने के बाद भी बेनज़ीर उनके लिए हुकूमत थी या कोई और थी। मेन उन्होंने इलेक्शंस के अंदर बलूचिस्तान में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं, और बलूचिस्तान में धांधली करना सबसे मुश्किल काम था, इसलिए कि बलूचिस्तान की जो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर आप वहाँ धांधली नहीं, आप ये तो हो सकता है कि आप बंदे को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दें, उसको कहें, लेकिन अगर वो इलेक्शन में खड़े हैं तो फिर धांधली आप नहीं हो सकते। आपको पता है कि 2 बड़े जो ट्राइबल फ्यूड्स हैं बलूचिस्तान के सबसे बड़े, वो इलेक्शंस में हैं। रईसानियों और रिंद का जो आपस में हुआ है कत्ल का, आज तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, वो 1983 के बल्दियाती इलेक्शन में हुए थे। नवाब अकबर बुगटी और उसके दरमियान उसके जो कल्पर्स का था, उनके दरमियान भी रिफ्ट जो थी वो बल्दियाती इलेक्शन की थी, जिसके अंदर कल्पर का बेटा जखान कल्पर का बेटा मारा गया। आपने क्या किया? आपने प्ले करने की कोशिश की उन नेचुरल लीडर्स के खिलाफ। आपने खान मोहम्मद कल्पर को उठाया और खान मोहम्मद कल्पर को आपने पैसे दिए, आपने ज़कात में से उसको असला लेके दिया। पहले आपने उसको मुल्तान में रखा, फिर आपने उसको गुजरात में रखा, फिर आपने गुलाम, हमारे दोस्त हैं गुलाम इनके वाले गुलाम मंसूरी बुगटी, उनका ट्राइबल फ्यूड थी। वो ज़ाहिर बात है नवाब बुगटी एक इन्फ्लुएंस रखता था, उसके साथ जुल्म भी वो करता। हर कौन सा मुआशरा जिसका जुल्म ही होता है, लेकिन जुल्म को किसी न किसी तरीके से चेक किया जाए, वहाँ आपने उठाना शुरू किया। मैं मिसालों की मिसालें दे सकता हूँ। और फिर लेवल ये आ गया कि मुशर्रफ के दौर के अंदर आपने ये तय कर लिया कि अब यहाँ हमने पाकिस्तान धांधली करनी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान पहला सूबा था जिसमें डट के आपने कहा कि नहीं, जो हमारा नहीं है वो उसको हम नहीं आने देंगे, और जो बेशक हमारा है वो बेशक मजीद बजिंजो के बेटे की तरह, कुदूस बजिंजो की तरह बेशक 1,500 वोट के भी लेके भी आ जाए, हम उसको वज़ीर आला बना देंगे। और आपने वो काम किया कि जिस काम में एक ऐसी नफ़रत की बुनियाद वहाँ बोई कि वो लोग जो कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक ऐसी हैसियत रखते थे कि जिनकी हैसियत को कबीला कबूल नहीं करता था, उनको आपने वहाँ पर बिठाने की कोशिश। फिर आपने वहाँ अपनी मर्ज़ी की पार्टियाँ बनाने की कोशिश। एक बंदे तोड़े तो ये नून लीग को दे दिए, ये कभी बंदे तोड़े तो पीपल्स पार्टी को दे दिए। वहाँ पर कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं। इस वजह से हुआ ये कि आपका रिश्ता कट गया उन लोगों के साथ जो वाकई बलूचिस्तान के अंदर जिनकी सुनी जाती थी, जिनकी इज्जत थी, जिनकी तौकीर थी। आपने बदतरीन खामोशी इख्तियार की उस वक़्त के लिए जिस वक़्त यहाँ पर हामिद करज़ई और अशरफ गनी था, और पाकिस्तान का हर वो बंदा जो कि अमेरिका का वफ़ादार था, वो अशरफ गनी और उनकी हुकूमतों को मोहब्बत से गले लगाता था। बेशुमार मैं नाम नहीं लेना चाहता उन साफ़ियों को, सिर्फ़ तालिबान दुश्मनी की वजह से, सिर्फ़ इस्लाम के साथ उनका बुग़्ज़ और नफ़रत की वजह से और अशरफ गनी और उसके ज़माने के अंदर पूरे के पूरे बलूचिस्तान के उसके ऊपर रॉक की कैंप्स लगे हुए थे। आपको ही पता था। आपने अपने अमेरिका यार से ये नहीं कहा कि वहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुलभूषण को जिस तरह पकड़ के दिया, मैं उस पूरी स्टोरी को जानता हूँ कि कितना बड़ा एहसान किया था अफ़गानिस्तान से तालिबान में, कि आपको किस तरीके से उसको पकड़ के दिया गया था, और वो क्या कर रहा था, वही कर रहा है। लेकिन आपने हमें दिखाते थे, लोगों को दिखाते थे, ब्रीफिंग देते थे, ये रॉ ये कर रहा है, लेकिन कभी उस पर एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। एक्शन ना भी लेते, आप लोगों की उस लीडरशिप को तो आगे लेके आते जो वाकई रिप्रेजेंटेटिव थे। पाकिस्तान क्या, दुनिया क्या, किसी भी खित्ते के अंदर वो लोग जिनको मोहब्बत नहीं होती, जिनसे लोगों को मोहब्बत नहीं होती, वो कभी भी किसी माशरे में अमन पैदा नहीं कर सकते। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको मैंने बताया कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर आपकी रोड्स और ये सारी चीज़ें, ये मैं इस वक्त आपको दिखा सकता हूँ। ये इंडियन वो मैप है, ये पूरे इंडिया के अंदर जो रेलवे का जाल बिछाया था, इसमें ये जो लाइन है इसका बार क्लियर करके दे सकते हैं। ये रेलवे लाइन जो है ये सिब्बी से लेके यहाँ तक आगे चमन तक जाती है। ये एक रेलवे लाइन है, और इसके साथ आप ये देख रहे होंगे ये रेलवे लाइन है जो कि वो तफ्तान से होते हुए ईरान दाखिल होती है और ज़ाहिदान तक। ज़ाहिदान आखिरी स्टेशन, अब तो ईरान ने अपनी रेलवे लाइन बहुत अच्छी बिछा ली। इस रेलवे लाइन के अंदर जो वाक़या हुआ है, ये आपका सबसे सिक्योर्ड इलाका था। इस सिक्योर्ड इलाके के अंदर वहाँ कोई पनाहगाह नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है जहाँ आप पनाह ले सकते हैं। लोग आए, वो हुआ। गवादर में, बाकी जगहों पे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हुई है। बेशुमार पॉकेट्स हैं जिनको आप नाइट विंड डिवाइसेस से भी आपको नहीं कंट्रोल कर सकते। आप ड्रोन हमलों से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। KP की भी सूरत हाल हो चुकी है। अब हल इसका क्या है?
लोग कहते हैं इसका हल बताओ, इसका हल और कोई नहीं है। ये इसका हल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और पाकिस्तान के साथ इसलिए वाबस्ता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नीयत बांध के, कसम खा के, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सिर्फ एक बात कि हम एक आदमी भी हमारा लाडला नहीं है, हम पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और जो भी जीतेगा हम उसको इक़्तिदार उसके हवाले करेंगे। हमने 1970 में नीयत बांध के फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए थे, और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इक़्तिदार में आ रहा था। मैं उस वक्त बच्चा था। इस मुल्क के अंदर इतनी घटिया किस्म, जैसे आज कहानियाँ, जैसे हमारा एक पुराना वजीर वो कहता है जी ये जो हुआ है, ये जमाइमा ने बिठाया था, और रा का फलां बंदा भी बैठा हुआ था, इसराइल का बंदा भी बैठा हुआ था, और बिहार भी बैठा हुआ था। गवर्नमेंट आपकी नेगोशिएशन करती फिरती है किसी। डॉक्टर मालिक को आज से कुछ अर्सा पहले भेजा था। मालिक साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े पुराने, बल्कि उस वक्त स्टूडेंट होते थे जब मैं पढ़ाता था। उन्होंने कहा उसको तो तैयार थे, मालिक भी तैयार, क्या कहते तैयार, बिहार भी तैयार था, बरामदाख भी तैयार था। मुझे अच्छी तरह याद है वो चाहते थे कि इस मामले को किसी हद तक तय कर लिया जाए। खुद नवाब अकबर बुगटी 2005 में तैयार थे जाने के लिए। शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन सैयद, ये सारे बताएंगे। आसमा जहांगीर तो इंतकाल कर गई, हमारे सामने भी सारी सिचुएशन बनी थी। और आप सोचें कि अगर कभी कभी बताओ ना वजह नज़ा क्या थी, तो आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। मैं आज सुना भी देता हूँ इस वाक़े को। नवाब अकबर बुगटी की कुछ ज़मीनों से उच्च पावर प्लांट के लिए पाइपलाइन गुजरनी थी। वो 10,000 एकड़ ज़मीन बनती थी, उसके 1 करोड़ रुपया फी 10,000 एकड़ जो थी, वो 1,000 एकड़ वो उसको रेंट मिलता था। जैसे पाकिस्तान पंजाब में भी खंबे गुजरते हैं, रेंट मिलता। तो एक्निक की वजह से सिकंदर जमाली साहब जो थे वो चाहते थे कि ये इसको पैमाइश ना हो, ये ज़मीन ज़्यादा है। तो एक्निक ने सिर्फ 10,000 एकड़ की ज़मीन के रखे में 10 पैसे रखें, तो नेगोशिएशन कर लें। तो उनसे कहें कि जी अंदाज़न, तो अंदाज़न लिख दिया गया कि इतने हज़ार एकड़ है। वो जब नैब आया, जब मुशर्रफ साहब आए ठीक करने के लिए, तो बड़े लोगों को बुलाया गया कि आओ जनाब, ये तो आपने पैसे खाए। मैं भी पेश होता रहा। अब उसके अंदर हमने कहा कि ज़मीन भी वही है और सब, आप फिर दोबारा नाप लो। अब वो भुट्टी साहब कहते हैं कि आपका मिलिट्री का सर्वेयर भी आया। वो जब नापना शुरू हुई तो वो 15,000 एकड़ के करीब पहुंच। अब उन्होंने कहा कि 5,000 एकड़ चूँकि ज़्यादा हो गई है, तो करप्शन का केस, तो वो तो बड़े खुश थे कि हम पकड़ेंगे करप्शन के केस में, तो अपना ओरिया मकबूल जान भी जाएगा, तो फलाना भी जाएगा, तो ये भी जाएगा सारे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो तो ज़मीन तो 5,000। अब नवाब साहब ने कहा मुझे उसके पैसे भी दो। और अब उसको गोल करने के लिए मुझे आज भी याद है कि पीपीएल के उस ज़माने के अंदर नवाब साहब को उन्होंने, होता यह था कि वो रहीम यार खान का तारिक अस्पताल था जहाँ ये लोग इलाज कराए, उनके मेडिकल बिल हैं, इतने बिल निकालते हैं उनके, जो उनको 100 गाड़ियाँ लेके दी हुई थी कि जो कि बाकी उस इस्तेमाल करते थे उस रॉयल्टी के अंदर से, जो कि उसके, और सिर्फ 3 सिपाही जो थे पूरे सुई प्लांट को जो है वो उसको लुक आफ्टर करते थे। नवाब साहब, आप सोचें आज उसके ऊपर आप कम से कम कई करोड़ रुपया उसकी सिक्योरिटी पे लगाते हैं। नवाब साहब से तय हो गया कि नवाब साहब को मिलेंगे, नवाब बुगटी जो है वो वहाँ पर उनको, मुशर्रफ को, जहाज़ जो था वो वहाँ सुई को 30 मील के करीब है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो अपने घर से बाकायदा वो बलोची कपड़े जो हैं वो अक्सर पहनते हैं, कभी कभी जब सेरेमोनियल हो, पहन के वहाँ निकले। जब वहाँ पर पहुँचे तो सुई एयरपोर्ट पर बैठ गए। जहाज़ खड़ा था, कहाँ इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वह जान रहा। वजह क्या थी कि उस वक्त जिस लीडरशिप की थपकी दी हुई थी ना, जिनमें ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम और जाम यूसुफ मरहूम और एक दो और लोग थे, उन्होंने कहा अगर नवाब साहब की मुलाकात होगी उससे, मुशर्रफ से, तो होगा ये कि नवाब अकबर बुगटी जो है वो उस पॉलिटिकल सीन पे आ जाएगा, हमारा कुछ नहीं हो सकेगा। वो जहाज़ ख़राब हो गया। शाम के वक्त वो अपने घर से लौटे, तो जब जाने लगे तो फिर वो चले गए उस गार के अंदर जहाँ उनके ऊपर वो एक्शन हुआ। नवाब साहब से आखिरी गुफ्तगू मेरी उस ज़माने हुई थी। एंगरबर्ट विल्किंसन को भेजा था हमने इंटरव्यू करने के लिए। मैंने पूछा आप कहाँ क्यों आ गए? उन्होंने कहा मेरे लिए कबीले में उस तरह वापस जाना मुमकिन रहा था। और फिर वो जो तरह मरी सवाब आपस में रिफ्टे कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर इस तरह उनका ताबूत लाया गया और तमस्खर की सूरत हाल। बलूच बुनियादी तौर पर इस सारी सोसाइटी के अंदर अब वो खामोश तमाशाई नहीं रह गया। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हम जब वक़्त इंतज़ामी तौर पे जानते नहीं हैं तो हम एक परमानेंट रेड करते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मैंने आज भी कहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल्स लेके आते हैं। कोई गन रनर बताएगा फ़लाँ बंदा है जो रा का है,
कोई नारकोटिक डीलर बताएगा फलां बंदा है रॉ का है, कोई स्मगलर बताएगा फलां बंदा ये कर रहा है। उस इन्फॉर्मेशन को हम उसमें करते हैं बना के अंग्रेज़ी में सब कुछ, उसी की बुनियाद पे फिर हमने बंदे उठाने शुरू किए। और फिर इस वक्त इतना बड़ा अलमिया बन चुका हुआ है जिसको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था कि जिसके के अब हर घर के अंदर, हर कबीले के अंदर, आप खुद सोचें ना, 200-250 बंदों के घरानों का एक टकरी होता है, कोई 400-500-700 का एक मलक होता है, उसके बाद फिर एक वडेरा होता है, वडेरे के ऊपर फिर एक खान होता है, जैसे नवाब सरदार होता है, फिर सरदार के ऊपर नवाब होता है। अब एक अगर कबीले के अंदर एक आदमी जो मिसिंग पर्सन हो जाता है और उसका वेयर अबाउट्स नहीं 8 साल से ज़्यादा, तो पूरा कबीला आपके साथ दुश्मन बन जाता है। ये कोई पंजाब नहीं है कि चाचे का बेटा जो है उसको खुद कान से पकड़ के मिसिंग पर्सन कराएंगे कि ये बड़ा चाचा अमीर हो गया था। वहाँ ट्राइबल सोसाइटी के अंदर हालत ये होती है कि नवाब अकबर बुट्टी का बेटा जिस वक्त मारा गया है तो उसने हुक्म दिया था कि सारे के सारे जो हैं वो कबीले में वापस आ जाए, हम जाएंगे। आप हैरान होंगे, मैं उस वक्त हेल्थ में था, 20 ग्रेड के डॉक्टर हमारे होते थे। एक सदीक बुट्टी साहब डॉक्टर थे, एक वो डॉक्टर से उसके हेल्परदाई अस्पताल के इंचार्ज थे, वो वापस चले, इंजीनियर्स वापस चले गए क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब एक कबीले से अगर आपने एक आदमी भी अगवा किया हुआ है, मिसिंग पर्सन रखा हुआ है, तो पूरा कबीला जो है वो आपका खैर खा नहीं हो सकता। ये जो चंद लोग इस वक्त हैं, इन चंद लोगों को खुदा के लिए इनकी जगह इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, वरना मुझे मुस्तकबिल बलूचिस्तान का बहुत अजीब लग रहा है। दुनिया के अंदर अमेरिका से ज़्यादा बेवफा दोस्त कोई नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ने उनके लिए 400-450 लोगों को गुआंतानामो बे के हवाले किया था। 75,000 लोगों की जानें गई थी। इंग्लैंड से उसने अमेरिका जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, नहीं दिया गया। उसने फिर दुबई में जाने के लिए अप्लाई किया, नहीं दिया गया। दुबई में बदतरीन बीमारी के अंदर वो यहाँ से चला गया। शाह ईरान का जहाज़ जब उड़ा तो अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन उसको वहाँ पर अपना मिस्र में उतार दिया गया। साल 1.5 साल बाद मर गया। उसकी जायदाद 60 मंजिला इमारत जो है वो वहाँ पर पेरिस में मौजूद थी। उसको उसका बेटा लेने गया, उन्होंने कहा ये जायदाद जो है लोगों का खून पसीना की कमाई निचोड़ के तुम्हें नहीं दी जा सकती। आज भी उनके पास है। पिनोशे के साथ क्या हासिल किया, मार्कोस के साथ क्या हासिल किया। और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो तो यही होगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट आती है या नहीं आती है, बलूचिस्तान और केपी के जो कि मिनरल रिच मुल्क हैं वहाँ को उसको चाहेंगे कि वॉरलॉर्ड्स के हवाले कर दिया जाए। अब ज़मुर्रत की कानों के ऊपर अगर कोई एक वॉरलॉर्ड बैठा हुआ है तो वो लाखों रुपए का ज़मुर्रत अगर हज़ारों में बेचना शुरू हो जाए, 7 बंदूकें भी खरीदे, रिकोडिक पे कोई और बैठ जाए, सेंदक पे कोई और बैठ जाए, मार्बल की कानों पे कोई और बैठ जाए और वो लड़ाई जो है उसको इंटरनेशनल असला फ्यूल करता रहे। कभी सोचा है कि ये जो वहाँ पर असला इस्तेमाल हुआ है इसको लाने के लिए, इसको तबाह करने के लिए, इस ट्रेन के अंदर जो है हमला करने के, ये असला ये पाकिस्तान में बनता है? ये असला, ये सोफिस्टिकेटेड वेपन ये कहाँ से आया? ये इसको पैसा कौन देता है? और एक बात और भी याद रखिए, असला ऐसी चीज़ है कि जो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप घर पहुंचा के जाते हैं, और जब इंटरनेशनल इंटरेस्ट हो कि हम जहाँ से चीज़ें निकालेंगे तो फिर उसके बाद तबाह बर्बाद जो है हमारा मुकद्दर बन जाता है। हमसे 1000 दर्जे बेहतर अफ़गानिस्तान रहे हैं। 20 साल उन्होंने लड़ाई की, उनके हज़ारों लोगों को उन्होंने मारा, तबाह बर्बाद किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद किया, उनके लोगों को उन्होंने बाकायदा इश्तिहारी करार दिया। उनकी 80% लोग जो थे वो बगराम एयरपोर्ट के ऊपर और उसके बाद गुआंतानामो बे के अंदर जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजारते रहे। उन्होंने पहाड़ों, यहाँ तक कि जब तालिबान काबुल वापस आए तो उनको पता नहीं था शहरी ज़िंदगी कितनी तब्दील हो गई। आज वो अपने मफादात को बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं। आज उन्होंने जब 2 बंदे 20 जनवरी के हवाले किए, अपना बंदा जो है मेन उन्होंने वापस लिया। आज जब दूसरा बंदा हवाले किया तो वो बंदा वाले करने की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, तो सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके बारे में नेटवर्क कहा जाता था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है ये हक्कानी नेटवर्क है, हमें ब्लेम किया जाता था कि पाकिस्तानियों ने पाला हुआ है, उसका नाम जो है वो उस वांटेड लिस्ट से ख़त्म कर दिया गया। और हम पे पता नहीं कौन से साइलार आ रहे हैं। पाकिस्तान का एक ही हल है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर रजीम कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट रजीम लेके आई जाए जो कि इस 3 महीने के अंदर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराए जिस पे लोग इत्मीनान करते हों। सिकंदर सुल्तान राजा ना हो, बाकी जो लोग 26 तरमीम ला के तहस नहस कर सकते हैं ताकि इस मुल्क का सत्यानाश हो,
वो 26 तरमीम की जाए 27वीं तरमीम ला के इस मुल्क के अंदर एक बेहतर शानदार मुस्तकबिल ला सकते हैं, सिर्फ 10 साल से। ये मुल्क है तो आपके कंटोनमेंट भी हैं और मेरा शहर भी है। ये मुल्क है तो आपकी ज़िंदगी के ये बैच भी लगे हुए हैं, मेरी ये शेरवानी भी है। ये मुल्क नहीं है तो याद रखें, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ भेड़िए बसते हैं और हमारी हैसियत भेड़ों से मुख्तलिफ नहीं होगी। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।